हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटॉप स्टडी। आज हम लोग 4/9/2025 को जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था सीबीटी 1 का, उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट को मिलाकर उसका डिस्कशन करने वाले हैं। इनमें हम उन क्वेश्चनों को छाड़ दिए हैं जिसका डिस्कशन हम ऑलरेडी पिछले यानी 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के शिफ्ट में कर चुके हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को छाड़ दिए हैं। तो कुल मिला के 4/9/2025 के तीनों शिफ्ट को मिला के हमारे पास 18 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, शेष सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग 18 क्वेश्चन देखेंगे 4/9/25 के तीनों शिफ्ट के मिला के। तो ये है पहला शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से नियत चाल बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। इस प्रकार उसे कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। पैदल जाता है और कार से वापस आता है, 4 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, उसे दोनों और कार से जाने में 2 घंटे कम समय लगता है। यदि दोनों तरफ वो कार से जाता 2 घंटे कम लगता है, यानी 2 घंटे और माइनस करिए इसमें से, तो बच जाएगा 2 घंटा 30 मिनट। यानी दोनों तरफ हम कार से जाए तो हमें 2 घंटा 30 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है, तो समान पैदल चाल से दोनों ओर जाने में उसे कितना समय लगेगा। यदि हम पैदल दोनों तरफ जाएं तो क्या समय लगेगा वो हमसे पूछ रहा है। तो दोनों तरफ यदि हम कार से चले हैं तो 2 घंटा 30 मिनट लगा है, तो एक तरफ कितना लगा होगा, जब गए भी कार से आए भी कार से, तो एक तरफ जाने में कार से इसका आधा लगेगा, बटा 2 कर दिए, यानी 1 घंटा 15 मिनट हमें समय लगेगा कार से एक तरफ जाने में। ठीक है, और एक तरफ आने में भी 1 घंटा 15 मिनट। जब स्टार्टिंग में हमें एक तरफ पैदल गए थे, एक तरफ कार से आए थे, तो हमें लगा था 4 घंटे 30 मिनट, और उसमें एक तरफ कार गया था जिसको 1 घंटा 15 मिनट लगा था, इसको माइनस कर दीजिए 1 घंटा 15 मिनट को, तो देखिए बच गया पैदल चाल। अब 4 घंटा 30 मिनट में एक तरफ पैदल एक तरफ कार है, एक तरफ कार का हम माइनस कर दिए समय, तो बच गया एक तरफ पैदल का समय, ये बच गया 3 घंटा 15 मिनट। यानी एक तरफ यदि आप पैदल चलते हैं तो आपको 3 घंटा 15 मिनट लगते हैं, तो दोनों तरफ आप पैदल चलिएगा तो कितना समय लगेगा, इसका डबल लगेगा। ठीक है, 3 दूना 6 घंटा और 15 दूनी 30 मिनट, आपको 6 घंटा 30 मिनट लगेंगे दोनों तरफ पैदल आने जाने में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी है फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 72, 90 और 54 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जनरली जो देता है तीन भुजा देकर हमें एरिया पूछे तो इतना समझिए वो समकोण ही होता है, ज़्यादातर एग्जाम में समकोण ही त्रिभुज देता है। यदि समकोण त्रिभुज नहीं दिया तो हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, हीरोन का फॉर्मूला क्या है, एरिया बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, इसको यूज करते हैं। बट ये कब करना है, जब समकोण त्रिभुज ना हो। जनरली समकोण त्रिभुज रहता है, इसको आप जांच करिएगा, जैसे 90 का होल स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर 3 भुजा ए बी और सी है, समकोण त्रिभुज के 3 भुजाएं, तो बड़ा भुजा यदि बी मानते हैं कर्ण को, तो बड़ा भुजा का स्क्वायर जो होता है छोटे भुजा के स्क्वायरों के योग के बराबर होता है, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर भी 90 का जो स्क्वायर होगा 72 के स्क्वायर प्लस 54 के स्क्वायर के इक्वल होगा, तभी समकोण त्रिभुज होगा, इक्वल आता है ये। ठीक है, आप जांच कर लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है ही। तो जब भी कहीं 3 भुजा दे दे तुरंत समकोण त्रिभुज मान के इसको निकाल दीजिए, 1/2। देखिए 90 बड़ा है तो कर्ण होने वाला है, बड़ा को छांट दीजिए, शेष लंब और आधार होंगे, तो 72 गुने 54 कर दीजिए। ठीक है, 2 से कटा 36, 36 गुने 54 1944 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर, समकोण त्रिभुज है इसे। यदि आप जांच करने से पहले डायरेक्ट एरिया ही निकाल दीजिए, जो ऑप्शन में टकरा गया तो मार्क निकल जाना है, क्या कि समकोण त्रिभुज होगा तभी टकराएगा, और नहीं टकराया तो समझिए समकोण त्रिभुज वो नहीं है, तो हीरो लगा के बना दीजिए। इतना जांच करने का आवश्यकता नहीं है हॉल में। ठीक है, डायरेक्ट 1/2 बड़ा भुजा करके दोनों गुना कर देना है, ऑप्शन से टकरा रहा है मतलब समकोण त्रिभुज होगा ही होगा वो। ठीक है, तो जांच करके तब एरिया निकालेंगे, उतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनीष ने खिलौना को 849 रुपए में खरीदा है। ठीक है, और 6 की लागत से सजाया है, 6 रुपये और लगा कर उसको सजाया है, यानी टोटल 855 रुपये मेरा खर्च हो गया है उस पर, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। और 441 में हमने उसे बेच दिया है, ये मेरा क्या हो गया सेलिंग प्राइस, तो मेरा लॉस हुआ। ज़्यादा में खरीदे थे कम में बेचे हैं, तो कितना का लॉस हुआ, अंतर देखिए, 5 में से गया 4, 5 में से 4 गया 1, 414, ये मेरा क्या है, लॉस है। ये बात समझ में आ गया। तो पूछ रहा है हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस ऊपर लिखना है, हमेशा क्रय मूल्य पर देखते हैं, सीपी नीचे गुने 100% करते हैं, यही तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है। तो हमें लॉस परसेंटेज बताना है, तो लॉस है 414 का और क्रय मूल्य है 855 गुने 100%, बस इसे ही काट कूट कर दीजिए।
5 से काटिएगा 20 25 100, ये भी 5 से कट रहा है 171 171, ठीक है। और काटिए, देखिए 19 से कट रहा है, 9 से कटेगा, 9 से काटिए, 9 से 19 कटा, इसको 9 से काटिए, ये काट के आ जाएगा 9 चौक 36 46 आ जाएगा, ठीक है। 9 से दोनों को काट दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जा रहा है 920। 46 का दुगुना 92 होता है, तो 920 बट्टे 19, 19 से 920, यही आ गया आंसर। इतना परसेंट की हानि, इसी में आंसर आ गया, ठीक है। बात आ गया होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 10% और 14% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। खरीदार 10% की छूट देने के बाद इसे 15% के लाभ पर बेचना चाहता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। देखिए पहले 500 रुपये है, एक खरीदार को हम दे रहे हैं 500 रुपये है, 10% का डिस्काउंट दिए, 90/100 में बेचे। एक और डिस्काउंट दिए 14% का, यानी कि 100 में 14 घटा दीजिए, बच गया 86/100। 2 डिस्काउंट दिए, 500 अंकित मूल्य था, 2 डिस्काउंट दिए, तो हम इतना रुपये में बेचे हैं, तो कितना निकल रहा है यहाँ से निकाल दीजिए। 0 से 0, 5 दूना 10, 2 से 43, गुना करिएगा जाएगा 387, ठीक है। यानी पहला लाइन में 500 अंकित मूल्य था, 2 डिस्काउंट दिए, 387 में हम बेच दिए। अब खरीदार जो है 387 में हमसे खरीद लिया। अब खरीदार खुद 10% के छूट देने के बाद 15% का लाभ चाहता है, तो 387 में खरीदा है, 15% का लाभ चाहता है, यानी कि 15% बढ़ा के बेचेगा, 115/100 में वो बेचेगा। तो खरीदार के लिए यह है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब खरीदार के लिए अंकित मूल्य क्या है वो हमसे पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य जो भी होगा, मानते हैं x होगा, उस पर वो 10% का छूट देना चाहता है, यानी कि 90/100 में बेचेगा। ये तो उसका सेलिंग प्राइस है जो इसके इक्वल है, जो भी मार्केट प्राइस था, 10% का डिस्काउंट दिए 90/100, यही उसका सेलिंग प्राइस है। बस इसे ही कैलकुलेट कर देना है, 100 से 100 खत्म, x बराबर 387 गुने 115 बट्टे में 90। अब इसे ही आपस में कट कर देना है, ठीक है। 5 से काटेंगे 23, 5 से काटेंगे 18। अब इसको काटिए, देखिए 9 से लगता है कट जाएगा, 9 दूना 36 और 9 तिया 9 दूना 36, 2 4 9 तिया 27, 9 दूना 18 आ गया, ठीक है। यार होगा समझ में। 9 चौक 36 है 4, तो 43 गुने 23 बट्टे में 2 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 989/2, तो इसे काट दीजिए, ये आ गया 494.5, यानी इतना रुपये उसका क्या हो गया, अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, पिछला शिफ्ट में जिस क्वेश्चन का भी डिस्कशन हो चुका है उसको हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। जो न्यू है वही लेके हम बता रहे हैं। आगे भी 5 तारीख में जिसका डिस्कशन हो चुका होगा उन क्वेश्चनों को छोड़ के बचे हुए क्वेश्चन को ही हम बताएंगे, ठीक है। यदि किसी गोले की त्रिज्या उसकी मूल त्रिज्या की 12 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी r है तो क्या हो जाए 12, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा। जब r था एरिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। किसी भी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो पहले एरिया ये था, त्रिज्या r था, तो अब त्रिज्या हो गया 12r, तो 12r रखेंगे त्रिज्या की जगह पर, तो 12 बढ़ा 144, तो 4π ये हो गया 144r²। इसे लिख सकते हैं 144 गुने 4πr², कितना गुना बढ़ गया 144 गुना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है, ये भी क्वेश्चन हो ही चुका था, इसको ले लिए हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में बीडी जो है एसी पर लंब है, यहाँ पर ये पता नहीं इस तरह का यार परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये एंगल का चिन्ह होगा, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और यहाँ पर ये त्रिभुज का चिन्ह है, ठीक है। बीडी जो है एसी पर लंबवत है, डीबीसी ये है 60 डिग्री, और बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि सीएई, इसको मिलाने पर जो एंगल बना सीएई ये बनता है 49 डिग्री का। हमें बताना एईबी, इसका माप बताना है क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए त्रिभुज बीडीसी में गौर करिए, बीडीसी में ई 90 है, तो इन दोनों का योग क्या होगा 90 ही। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग होता है 180, एक 90 है तो ये दोनों क्या होगा 90, ये 60 तो ये 30 डिग्री, ये क्लियर। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा बढ़ाते हैं तो बाह्य भुजा जो होता है अंदर के इन दोनों के योग के बराबर होता है, ए बी, तो क्या होगा ए प्लस बी, 49 और ये 30, तो ये दोनों के योग के बराबर होगा, 49 30 जोड़ दिए हो गया 79 डिग्री, ठीक है। आ रहा होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 है, तो
कॉसेक 6 पावर थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या होगा हमसे पूछ रहा है। ये वैल्यू पूरी बना दीजिए। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, अगर थीटा हम 90 मानते हैं तो कॉसेक 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1। इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है 90 लेने पर, यहाँ भी 90 पुट कर दीजिए। कॉसेक 90 थे 1 का पावर 6, साइन 90 1 का पावर 6, 1 1 2। बात आ गया होगा समझ में। इस तरह वैल्यू पुटिंग पर भी हम बना सकते हैं, तो हल करना था इस तरह करेंगे। कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2। इनका जोड़ करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इधर जाएगा तो 2 साइन थीटा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर भेजेंगे तो -2 साइन थीटा बराबर 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 पर बैठ गया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो गया 0। 1 माइनस साइन थीटा बराबर हो गया 0, तो यहाँ से 1 बराबर क्या निकल गया, साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा भी यहाँ साइन थीटा 1 रखेंगे तो कॉसेक थीटा भी क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों 1 1 रख दिए, फिर 2 आ गया। इतना हल नहीं करना है, सीधे वैल्यू पुट करके निकल जाना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में हमें आंसर से मतलब है। 8 नंबर, एक व्यापारी दालों पर 48% लाभ पर बेचने का दावा करता है, ठीक। यानी 100 रुपये है, वो 148 में 48% लाभ पर बेचने का दावा किया, ठीक। ये भी हो चुका था, फिर भी इसको ले लिया है। लेकिन बेईमानी में उस बात का भी उपयोग करता है जो उल्लेखित वजन से 12% कम हो। ऐसा वजन का उपयोग करता है जो 12% कम तौलता है। जैसे यदि 100 वजन हो, ठीक है, तो तौल रहा है मात्र 88 ही, ये बात बोल रहा है। दोनों लाइन इस तरह हम लिख लिए। पहला लाइन 48% लाभ पर बेचना चाह रहा है, दूसरा लाइन 12% के लॉस पर कम पर वजन का उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो इसे जो है सीपी समझना है और इसे जो है एसपी समझ लेना है, ठीक है। ये क्लियर। कितना का गैप है, 12 48 60 का। यानी कहने का मतलब 88 में खरीदे हैं, 148 में बेच रहे हैं, 60 रुपया का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो 60 रुपये का हम प्रॉफिट ले रहे हैं कितने पे, 88 पे, गुने 100%। बस इसे ही हमें कैलकुलेट कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। इसे काटिए, 4 से कटेगा 25, 4 से काटे 22, ये फिर कट के आ जाएगा 30, ये कट के आ जाएगा 11, 25 दिया 750 बट्टा 11, इसे भाग दीजिएगा तो करीब 68 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। देखिए 11 छक 66, 9 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हो गया 4 नंबर इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर, एक थोक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य निर्धारित करते समय उसके क्रय मूल्य में 90% की वृद्धि करता है। यानी कि 100 रुपये दाम था तो बढ़ाए कितना करना चाह रहा है, 190। क्रय मूल्य बढ़ा दिया, फिर वो अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य ये किए हम बढ़ा के, अंकित मूल्य पर 60% का छूट देता है। लेकिन वह पाता है कि उसे घाटा हो रहा है, इस पर 60% का डिस्काउंट दिया। 190 पर 60% का डिस्काउंट दे रहे हैं हम, तो कितना हम बेच रहे हैं, 100 में से 60 घटा दीजिए, 40% पर हम बेच रहे होंगे। 190 का निकाल दिए 40%, यानी कि हम 76 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो घाटा तो हो ही रहा है, उसे घाटा हो रहा है। यदि थोक व्यापारी न तो लाभ प्राप्त करना चाहता है न ही हानि, तो उसे विक्रय मूल्य में कितने % की परिवर्तन करनी होगी। अब 76 में हम बेच रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमें ना घाटा हो न लाभ हो। 76 में जो बेच रहे हैं इसमें कितने की परिवर्तन करनी होगी। तो 76 में हम बेच रहे हैं, खरीदे कितना में थे, 100 में, हमें यानी कि 76 से 100 पर पहुंच जाना है, तो हमें न लाभ होगा न ही हानि, यानी कि 24 रुपये हमें बढ़ाना होगा। ये क्लियर। तो 24 रुपये बढ़ाना होगा कितना पे, 76 पे। परसेंटेज चेंजिंग पूछ रहा है, ये एसपी में कितने की परिवर्तन करे, तो 76 पर 24 बढ़ाना है गुने 100%। इसे ही हमें कैलकुलेट कर देना है। 4 छक 24, 4 से 19, यानी कि 600 बट्टा 19, ठीक है। ये आ गया समझ में। इसे भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 31.578%, यानी कि 31.6% की हमें क्या वृद्धि करनी पड़ी। ये क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर, ये अब सेकंड शिफ्ट में हम लोग आ गए हैं। 2 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है। 8 क्वेश्चन लिए थे फर्स्ट शिफ्ट का, अब सेकंड में हम लोग एंट्री मार चुके हैं। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर, यानी जो भी सेलिंग प्राइस उसका वास्तविक सेलिंग प्राइस था उसके 3/8 पर, कहने का मतलब ये 8 रुपये का है, तो हम बेच कितना में रहे, SP1 कर देते हैं, 8 का 3/8, तो क्या निकलेगा 3, यानी कि वास्तविक मूल्य 8 था तो उसको हम 3 पर बेच रहे हैं, ठीक है। बेचने पर निर्भय को 13% की हानि होती है। 3 पर जो बेच रहे हैं 13% हमें क्या हो रहा है, हानि, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के, जो वास्तविक विक्रय मूल्य है, इसके हम 70% पर बेचे तो हमें कितना का लाभ होगा, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सीपी को हम 100 मान लेते हैं,
यहाँ में सीपी तो पता है ही नहीं, कहीं भी एसपी का चर्चा है। सीपी को हम क्या माने? 100। पहला कंडीशन के लिए हम सीपी को 100 माने, तो हमें 13% का लॉस हो रहा है, यानी हम कितना बेच रहे हैं? 87 में। ये क्लियर? 100 माने हम क्रय मूल्य। क्वेश्चन में कहा जब हम 8 के बदला 3 पर 3/8 में बेच रहे हैं, यानी 3 पर बेच रहे हैं, तो 13% का लॉस हो रहा है। तो 100 में खरीदे होंगे, 87 में हम लोग बेच रहे होंगे, मतलब 13% का लॉस। यही 3 का वैल्यू क्या है? 87। 3 का वैल्यू है 87। यहाँ से हम 8 निकाल लेते हैं, तो 1 का वैल्यू 87/3 यानी कि 29। तो 8 का वैल्यू क्या होगा? 29 गुने 8, 29 गुने 8। ये क्लियर? यहाँ से आ जाएगा 232। 232 पहले दाम था, हम बेचे कितना में है? 87 में। हमें 13% का लॉस हुआ, तो क्रय मूल्य 100 था। ये क्लियर? अब 232 जो है, इसके 70% पर हमको बेचने का बात बोल रहा है। इसके 70% पर हम लोग बेच रहे हैं, 70/100 में। तब हमें क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो 70% निकालिएगा तो करीब आ जाएगा, इस 0 से 0 खत्म, 7 से 232 में गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 1624 बट्टे में 10, यानी कि 162.4 आ गया। यानी कि 232 के 70% पर हम सेल किए, तो यानी 162.4 में अब बेचेंगे। अब 100 में हम खरीदे थे, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 62.4% का प्रॉफिट। ठीक है, 100 पर 62.4 ही अधिक है, इतना का हमें हो गया प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यदि p बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो हमें इसका वैल्यू p² + 1/2p का वैल्यू बताना है, कितना होगा। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या है? p। हम लोग जानते हैं sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है 1। इसको लिख सकते हैं sec a² - b² पर sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। इसका वैल्यू है p। तो यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या निकल जाएगा? 1/p। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो tan थीटा प्लस माइनस में खत्म, sec थीटा 2 sec थीटा बराबर ये p प्लस 1/p। इनका जोड़ करेंगे तो p इंटू p² + 1। ये 2 को नीचे भेज देते हैं, तो sec थीटा बराबर p² + 1/2p। इसी का तो वैल्यू पूछ रहा था, जो कि sec थीटा के बराबर है। ठीक है, आ गया समझ में? ये भी सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण और परिमाप, एक विकर्ण 16 है और उसका परिमाप 40 है, दूसरा विकर्ण क्या होगा? समचतुर्भुज क्या होते हैं? वैसा चतुर्भुज इसके चारों भुजा इक्वल हो, ठीक है, और एंगल 90 ना हो। अगर चारों भुजा इक्वल और एंगल 90 हो जाए तो हो जाता है वर्ग। ठीक है, यहाँ चारों भुजा इक्वल हो बट ये 90 ना हो, ये होता है समचतुर्भुज। और ये पैरेलल होते हैं, जैसे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, चारों भुजा इक्वल भी होंगे और ए बी जो है डी सी के समांतर होंगे और ए डी जो है बी सी के समांतर होंगे। ठीक है, तो होते हैं समचतुर्भुज। आ गया समझ में? इसका परिमाप है 40। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? सब भुजा इक्वल है, ए है तो ए होगा। तो परिमाप मतलब क्या होता है? बाउंड्री को जोड़ दीजिए, चारों भुजा को जोड़ दीजिए, 4 गुने भुजा, यही तो हो गया परिमाप, जो कि 40 है। तो भुजा क्या होगा? 40 में 4 से भाग दीजिए, 10 सेंटीमीटर भुजा हुआ, यानी इसका भुजा 10 10 10 10। एक और गुण याद रखना है समचतुर्भुज का, जिसके जो विकर्ण होते हैं ना, आपस में लंबवत यानी 90 पे काटते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है, 90 पर काटते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। तो एक विकर्ण यदि 16 है तो 8 में डिवाइड होगा, बराबर करते हैं, और 90 पर काटते हैं, ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ओ पर काटा, तो त्रिभुज बी ओ सी में देखिए ये 90 है, एक भुजा 8 है, एक भुजा 10 है, एक भुजा तो ज्ञात कर सकते हैं। जब ये 90 है तो 10 हो जाएगा कर्ण, यहाँ पर 10 का स्क्वायर बराबर लंब 8 का स्क्वायर प्लस आधार को ए मान लेते हैं, ए का स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ा भुजा कर्ण होता है, उसका स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के स्क्वायरों के योग के बराबर होता है। हमेशा ध्यान रखना है, पाइथागोरस प्रमेय होता है ज्योमेट्री का। ठीक है, इसी का यूज किए हैं। तो कर्ण 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर भुजा को ए मानते हैं, तो ए का स्क्वायर 10 दाई 100, 8 8 घटे 64 होगा, बराबर ए स्क्वायर। तो 36 बराबर ए स्क्वायर, तो ए क्या निकल आएगा? 6। तो ये ओसी जो है 6 मिल गया। अब बोले हैं बराबर बराबर बांटता है, तो ये 6 तो ये 6, तो 6 6 क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ये आ गया थर्ड शिफ्ट में हम लोग। ठीक है, तो तीनों शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन न हुआ है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। आगे भी 5 तारीख में वही काम करेंगे, सेलेक्ट करके सिर्फ जो नहीं हुआ है उसी को बताएंगे। चलिए इसको देखते हैं। ए क्यू
माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऊपर देखिए साइन क्यू और कॉस क्यू में है, तो साइन ए माइनस फॉर्मूला बैठाते हैं, क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस होगा प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए फॉर्मूला बैठा दिए, ए क्यू माइनस बी क्यू पर ए माइनस बी स्क्वायर ए बी। देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक। तो एक है, ये एक करेंगे तो वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होगा। देखिए ये पूरा से ये पूरा खत्म। यहाँ पर क्या बच गया, इस जगह पे यहाँ बच गया साइन ए माइनस कॉस ए। तो ऑप्शन में एक ही जगह है, बट आगे भी इसको भी हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर 54 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक 90 माइनस 54 कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है 36 ही आएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 54 डिग्री गुने ये आ जाएगा कॉसेक, बाहर आएगा यहाँ से, तो कॉसेक स्क्वायर 54 डिग्री। ठीक है, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई क्या होता है, एक। तो ये हो जाएगा एक, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 2 ही रह जाएगा, ये वैल्यू 2 ही रह गया। तो ये इधर का वैल्यू साइन ए माइनस कॉस ए है, प्लस में हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 नंबर। ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार बता चुके हैं, बट एक बार और बता दे रहे हैं। ठीक है, काहे कि इसको लोग को समझ में आया होगा या नहीं, एक बार और क्लियर कर देते हैं। एम और एन एक व्यवसाय शुरू किया, एम और एन। एम जो है 5 महीनों के लिए, ये 5 महीनों के लिए एन से 66,000 अधिक का निवेश किया। मतलब ये x रुपये निवेश किया होगा, तो ये x प्लस 66,000 का निवेश किया। एन ने 7 महीनों के लिए, एन जो है मात्र 7 महीनों के लिए निवेश किया। ठीक है, अब आगे कह रहा है 3,895 के कुल लाभ में एम का हिस्सा एन के हिस्से से 205 अधिक है। एम का जो हिस्सा है एन के हिस्से से 205 अधिक है, इसका प्रॉफिट पी है, तो इसका प्रॉफिट पी प्लस 205 है। यही क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा 3,895, यही तो प्रॉफिट है। दोनों को ऐड करेंगे 2p बराबर 3,895 माइनस 205। 205 इसमें से माइनस कर दीजिए, 0,963। तो p बराबर क्या होगा 3690 बटे में 2 भाग देंगे तो आ जाएगा 1845। यानी यहाँ पर n का हिस्सा कितना आया 1845 p माने थे, और m का हिस्सा क्या होगा, इसमें 205 और ऐड कर दीजिए। ठीक है, यह आ जाएगा 2050। ठीक, ये हो गया m का हिस्सा, ये हो गया n का हिस्सा। अब देखिए 5 मंथ के लिए इतना रुपया निवेश किया, तो मेरा जो प्रॉफिट होता है वो निवेश की गई राशि, जो भी निवेश करेंगे राशि, निवेश राशि और कितने समय के लिए किए हैं गुने समय, इस दोनों का रेशियो ही प्रॉफिट लाभ के बराबर होता है। मान लेते हैं धन हम ए करते हैं और टाइम टी लिए, दूसरा आदमी बी धन दिया और टाइम T1 लिया। ए निवेश किया टी समय के लिए, बी निवेश किए T1 समय के लिए, यही मेरा प्रॉफिट के लाभ के प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो 5 रुपये हम 5 मंथ तक कितना रुपया निवेश किए x प्लस 66,000, और 7 मंथ के लिए x रुपये निवेश किए। इसका प्रॉफिट ये, इसका प्रॉफिट ये, m का प्रॉफिट है 2050 और n का प्रॉफिट है 1845। तो दोनों को काटिए, 205 से कटेगा 10, 205 से कटेगा 9, 10/9, तो 5 दूना 10। इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसे आप आपस में 2 सते 14x, 9 से गुना करेंगे 9x प्लस 66,000 गुने 9, यहाँ से x मेरा निकल जाएगा, भेजेंगे तो 5x बराबर 66,000 गुने 9। x बराबर क्या होगा, 5 से ये काटेंगे, 5 से काटने पर आ जाएगा 13,200 और गुने 9 कर देंगे तो 1,18,800 प्राप्त होगा। एक इसका वैल्यू हुआ x का, यानी x द्वारा निवेश की गई राशि कितना है 1,18,800। हमें बताना है m द्वारा निवेश की गई राशि, m किया है 66,000 एक्स्ट्रा, 66,000 इसमें ऐड कर दिए तो आ जाएगा 1,84,800। आ गया होगा समझ में। और ऐसा क्वेश्चन में जनरली जो 205 का अधिक प्रॉफिट हो रहा है उससे ये कट ही जाता है। डायरेक्ट 205 से इसमें आप भाग दे दे तो ये 19 आता। ठीक है,
यानी 9 रुपये ये ले रहा होगा, 1 अधिक 10 रुपये ये ले रहा होगा। यहाँ डायरेक्ट हम रेशियो निकाल सकते थे, ठीक है। इस तरह इसको बना लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुपेश को उसकी बिक्री राशि में पहले 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि प्राप्त हुई है, तो उसकी वर्तमान बिक्री 1,35,200 है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री क्या थी? 2 वर्ष पूर्व मान लेते हैं x रुपए था, ठीक है। 4% की वृद्धि थी, 104/100, 4% बढ़ा दिए। फिर 25% की वृद्धि, 125/100, यही कहाँ पहुंचे? 1,35,200 पर। इसे कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट इस तरह नहीं बनाना है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। 4% बढ़ रहा है और 25% बढ़ रहा है, तो एकल वृद्धि क्या होगा? दोनों को मिला के जब ए बी और बी परसेंट का वृद्धि होता है, एकल वृद्धि क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बट्टे 100, एकल वृद्धि के बराबर है। तो 4 25 29 जोड़ दिए और 25 चौके दोनों को गुना किए, 100/100 कट के 1, यानी कि ओवरऑल हमें 2 साल में 30% का वृद्धि हो रहा है, यानी 100 रुपये 30 बढ़ के 130 होता है। डायरेक्ट ऑप्शन से ही चलिए। 108 है, ये 30% बढ़ाएंगे तो क्या इस पे पहुंचेगा? वो हम देख लेते हैं डायरेक्ट। 1,08,000 है, इसका 10% क्या होगा? किसी का भी 10% मतलब 10वां हिस्सा, तो 1,08,000 का 10% क्या होगा? 10,800, ठीक है। 1,08,000 है, 10वां हिस्सा यहीं से पकड़ रहे हैं, 10,000 क्या होगा? 800। अब 10,800 का तिगुना करेंगे, 10 दिया 30,000, 8 दिया 24, 32,400 हो रहा है। तो 32,400 का करीब वृद्धि होगा। 1,08,000 पहले से है ही, तो 1,40,000 चल जा रहा है, तो ये आंसर होगा? नहीं होगा। अब देखिए 84,000 है, 10% 8400 होगा, तो 8 दिया 24,000 और 4 दिया 12, 25,000 के आसपास वृद्धि होगा। ये भी यहाँ नहीं पहुंच रहा है, आंसर ना होगा। अब देखिए 1,30,000 है, 13 दिया 39,000 बढ़ेगा, 39 3 42, ये भी ना हो रहा है। अब इसको देखिए होगा ही होगा। 1,04,000 है, मतलब 10,400 व 10%, 30% निकालना है, 3 गुना, तो 30,000 इधर, 4 दिया 12, 31,000, देखिए 10 दिया 30,000 और 4 दिया 12, 31,200 रुपये हमें बढ़ाना है, ठीक है। 1,04,000 पहले से है, 1,25,200 हो रहा है। इस तरह ऑप्शन से ही मार के हम निकल जाएंगे, या काट के आप आंसर ले आइए। अभी लग रहा होगा ऑप्शन छाटने में टाइम लग रहा है, छाटने में टाइम नहीं लगता है, ऊपर से ही दिख जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों में तिगुना होती है। 3 ईयर में क्या होती है वो राशि? 3 गुना, ठीक, 3 गुना हो रही है। तो कितने वर्षों में वह राशि 27 गुना होगी, ठीक है। देखिए धन तिगुना हुआ है, अब होना कितना है? 27 गुना। तो 3 को 27 तक पहुंचाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है इसका पावर कितना करना होगा। तो पावर 3 करेंगे तब 27 पे पहुंचेंगे। धन में पावर पर ध्यान देना है, पावर 3 करेंगे तब 27 पर पहुंचेंगे। समय को बस उतना गुना कर दीजिए, पावर 3 किए थे, यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 वर्ष लगेगा हमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। देखिए इसका बेसिक समझ लीजिए। सीआई में मिश्रण बराबर क्या होता है? ए बराबर पी इंटू 1 + r/100 का पावर टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है 3 वर्षों में, यानी पी इंटू 1 + r/100 का पावर टाइम 3 किए, 3 वर्षों में राशि तिगुना होता है, यानी पी जो है वो क्या हो गया? 3p, पी से पी कैंसिल, यानी 1 + r/100 का पावर 3 बराबर क्या है? 3, ठीक। अब हमें 27 गुना करना है, यानी धन तो पी ही है, 1 + r/100 का पावर टी है, ये क्या हो जाए? 27p, पी से पी कैंसिल, यानी ये जो है 27 हो जाए, यानी 3 के जगह पर क्या हो जाए? 27, ये हमें देखना है, नहीं तो 27 होना है। 27 करने के लिए क्या करेंगे? अगर हम 9 से गुना करते हैं, 9 से, तो 9 3 27, यहाँ भी हम 9 से गुना करेंगे, और टाइम में कोई चेंजिंग हुआ? नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर हम पावर देखते हैं। 3 का पावर यदि हम 3 कर दे तो यहाँ भी पावर 3 करेंगे, 3 3 9 27 हो रहा है, तो पावर 3 करने पर 3 3 9 हो रहा है, तो टाइम यहाँ से हम लोग 3 9 निकाल लिए। पता क्या समझ में? चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 19% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 22% 122% बढ़ा दिया जाए, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी बताना है। बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r²h। त्रिज्या बढ़ाना है 19% और हाइट बढ़ाना है 122%। तो हम त्रिज्या को भी 100 मानते हैं और हाइट को भी 100 मान लेते हैं, जो हमें परसेंटेज बढ़ाने में आसानी हो। जब भी परसेंटेज चेंज हो तो कांस्टेंट यहाँ भी पाई ही रहेगा, आगे बढ़ के भी पाई होने वाला है, इसको हटा दीजिए,
इसमें भी चेंजिंग नहीं होना है, उसको हटा के ही देखिए। यानी पाई आर स्क्वायर एच आयतन है, तो पाई को छोड़ के ही कैलकुलेट करते हैं, काहे कि पाई यहाँ भी रहेगा, पाई वहाँ भी रहेगा, कोई फर्क वो डालेगा नहीं। 100 का स्क्वायर गुने 100, 1 पर 6 को शून्य, इतना आयतन है। अब देखिए 100 का बढ़ के हो जाएगा 119, माइनस हो रहा है तो नहीं, कमी हो रहा है 81, और 100 122% बढ़ेगा, 100 में 122 ऐड करेंगे 222 हो जाएगा हाइट। तब आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच था, 81 का स्क्वायर गुने 222, ठीक है। 81 का स्क्वायर आ जाएगा 6561 गुने 222, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1456542 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना आयतन था, अब आयतन कितना हो रहा है, इतना, ठीक। तो बताना है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है यहाँ से यहाँ पहुँचने में। 4 को यहाँ से हटा देते हैं, 4 को यहाँ से हटा दिए, एक राउंड फिगर में आंसर मिल जाएगा। देखिए कहीं भी 100 रुपये है मेरे पास, वो अगर 130 हो रहा है, कितने की वृद्धि हुई, 30 की, तो 100 का 30% 30 ही होता है। 100 पर परसेंट निकालना आसान होता है, यही हम बोलते हैं 80 है, 82 है, बढ़ के 92 हो गया, कितना बढ़ा 10, 82 का कितना परसेंट हमें चेक करना पड़ेगा। बट 100 है, 100 से बढ़ के 30 हुआ, तो 30 की वृद्धि हुई, 30% डायरेक्ट हम बोल देते हैं, 100 पर परसेंटेज तो डायरेक्ट निकल जाता है। तो 4 को इधर 4 को इधर हटा दिए, 100 पर कितना बढ़ा, 145 हो रहा है, तो 45% की वृद्धि हो रही है, 45 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 46% की क्या होगा ये वृद्धि। आगे आएगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट, ये भी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, आज का लास्ट है, क्या कि हम लोग जो क्वेश्चन छाटे हैं जो नहीं बताए थे, तो 18 क्वेश्चन ही मिला है 4/9/2025 में। उसी प्रकार हम 5/9/25 का वीडियो डालेंगे, जो बता चुके हैं उसको छाट देंगे, सारा बताया हुआ क्वेश्चन 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख की जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। एक दुकानदार 6000 की सामान खरीदे और 1000 का सामान मुफ्त पाए। 6000 का सामान खरीदा है और 1000 मुफ्त पा रहा है, यानी कि टोटल 7000 का सामान हम वहां से लाए हैं, जिस पर हमें 1000 रुपए का छूट मिला, यानी कि मुफ्त मिला जो कहिए। तो 1000 आप मुफ्त लिए हैं कितना पे, 7000 पर, ये ध्यान रखना है, 6000 पे नहीं कर देना है, ठीक है। इससे ये खत्म, 100/7 हो गया, 14.29% हो गया, ठीक है। इतना का हमें डिस्काउंट मिलना होगा। तो कैसा लगा यह वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम 5/9/2025 के हुए एग्जाम का भी क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।